हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे आईसीएसई बोर्ड के, यूपी बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के 6 to 10 है, उनके लिए ये चैनल बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से ऑल बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड 6 to 10 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सिक्वेंसली लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। उस सीरीज में मेरे द्वारा कुछ लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं, जहां से आप उनको जाकर चैनल पे देख सकते हैं। और साथ ही में इस समय जो बच्चे 8th क्लास आईसीएसई बोर्ड है, 9th क्लास आईसीएसई बोर्ड है, उनके लिए मैं डेली बाय डेली बेसिस पर पहले मैथ्स के लेक्चर 1 by 1 प्रोवाइड कर रहा हूं। क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड के जो भी बच्चे हैं, उनके लिए जो उनका पहला चैप्टर है रेशनल एंड इरेशनल नंबर, वो मेरे द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें मेरे द्वारा 2 से 3 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। उनको आप जाकर प्लेलिस्ट में ये वीडियो प्रॉपर क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड रेशनल एंड इरेशनल नंबर पढ़ा हुआ है, आप वहां से जाकर सिक्वेंसली ये वीडियोस देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को, जैसे कि सेशन मार्च का स्टार्ट हो चुका है, नया सेशन जो भी बच्चे 8th में रहे होंगे, 9th में गए होंगे, वहां से आप जाकर बुक लेकर कोई भी, चाहे वो सेलिना पब्लिकेशन हो, चाहे दास गुप्ता भारती पब्लिकेशन हो, या एमएल अग्रवाल हो, दुनिया की कोई भी बुक है, सबका कॉम्बिनेशन मेरे द्वारा लेकर चला जा रहा है कि कुछ छूटे ना। तो आप वहां से इन वीडियोस को देखकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे द्वारा भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। मैंने आप लोगों को रेशनल नंबर के बारे में बेहतरीन तरीके से बताया था कि किस तरह से रेशनल नंबर से बारे में कुछ नई चीजें जो 8th क्लास आईसीएसई बोर्ड में आपने पढ़ा था, उस चैप्टर के अलावा भी कुछ चीजें आपके लिए सिलेबस में न्यू थी, उनको मेरे द्वारा बताया गया है। आज मैं जो इरेशनल नंबर टॉपिक है उसको मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करूंगा। चलिए लेटस हम लोग इरेशनल नंबर को शुरू करते हैं कि इरेशनल नंबर मेरे बच्चों होता क्या है, और हम लोग कैसे जानेंगे कि इरेशनल नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन किस किस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूं तो सबसे पहला नंबर बच्चों के मन में जो डिफिनीशन होती है कि इसका जस्ट अपोजिट, द नंबर विच इज नॉट रेशनल कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, the numbers which are not rational are called irrational number। दुनिया के वो सारे नंबर्स जो रेशनल नहीं हैं, उनको इरेशनल नंबर के नाम से हम डिफाइन करते हैं। बट ये सटीक डिफिनीशन जो भी नंबर्स वास्तव में इरेशनल हैं उन पर फॉलो नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर्स आपको दिखाऊंगा मैं वहां पर कि जैसे उनको आप PYQ फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। ये बात जेन्युइन ट्रू है, लेकिन इसको होल्ड करोगे तो वो चीज का मतलब नहीं निकल पाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि कौन से नंबर इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, कंडीशन फॉर इरेशनल नंबर, बारी बारी से, और ये डिफिनीशन एकदम सटीक आपके इरेशनल नंबर में फिट बैठेगी। तो अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं वो नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाएंगे, द numbers are irrational number whose complete square root and cubic root we cannot determine। दुनिया के वो सारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाएंगे जिनका आप कंप्लीट स्क्वायर रूट या क्यूबिक रूट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, उन्हें बच्चों हम इरेशनल नंबर के नाम से डिफाइन करेंगे। इट मींस अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं, बच्चों आप बताओ स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू कितना होती है, तो आप एग्जैक्ट बोलोगे कि सर 1 होगी। लेकिन अगर मैं स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू पूछने की कोशिश करूं, आप लोगों को याद भी होगा 8th क्लास में आप लोगों ने इसकी वैल्यू डिवीजन प्रोसेस से निकाली भी होगी, कुछ बच्चों ने निकाली होगी अप टू 2 प्लेस या 3 प्लेस ऑफ डेसिमल 1.414, और ये वैल्यू आगे
कंटिन्यू है, अभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इसको सॉल्व करने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ पर यही चीज को नोटिस करने है कि जिनका स्क्वायर रूट निकालने पर रिमाइंडर मीन्स डिवीजन प्रोसेस से करने पर रिमाइंडर नीचे 0 आ जाए, मीन्स पूरी वैल्यूज खत्म हो जाए, वो हमारा इरेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं होगा। जिसका नहीं हो पाएगा वो हमारा बच्चों इरेशनल नंबर की कैटेगरी में होगा। तो अगर मैं यहाँ पे √2 की बात करूं तो आपका आंसर होगा सर ये इरेशनल नंबर है। √3 की बात करूं तो आपका वैल्यू आपको याद होगा 1.732, 2-3 डिजिट तक लोग निकालते हैं बच्चों, ये भी हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। √4 की बात करो तो बच्चों के मुंह से जवाब निकलेगा कि सर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2 होती है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो बच्चों ये आपका नंबर कैसे होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर मैं √5 की बात करता हूं तो आप कहोगे कि सर ये भी नंबर हमारा कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। √6 की बात करूं तो ये भी नंबर हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। √7 की बात करो बच्चों तो ये भी मेरा इरेशनल नंबर होगा। √8 की बात करूं ये भी इरेशनल नंबर होगा। √9 की बात करो तो बच्चों ये आपका कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, बिकॉज इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितना होती है रूट में, 3 होती है। √10 की बात करो बच्चों तो ये भी आपका नंबर कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। और 1 भी जो आपका नंबर है वो बच्चों कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो कुल मिलाकर आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि कंप्लीट स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, कि किस प्रकार से हम वो स्क्वायर रूट की वैल्यू की बात मेरे द्वारा की जा रही है। तो जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल पाएगा वो सारे नंबर बच्चों रेशनल होंगे, जिनका नहीं निकल पाएगा पूरी तरह से मीन्स नीचे पूरा फिनिश नहीं हो पाएगा, वो सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में गिने जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं यहीं पे क्यूबिक रूट की बात करूं बच्चों आप लोगों के लिए, हालांकि मैं फिर बता दूं आपके सिलेबस में सिर्फ स्क्वायर रूट की बात की गई है, क्यूबिक रूट का कोई रोल नहीं है ना। क्यूबिक रूट्स के इरेशनल नंबर आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से आपके सिलेबस में ये रिलेवेंट है। तो फिर भी हम लोग अगर डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं तो आपका आंसर होगा कि सर स्क्वायर रूट क्यूबिक रूट 1 में जो 1 आएगा ये तो मेरा सर रेशनल है। इसके बाद के जितने भी नंबर हैं, जैसे मैं बात करूं क्यूबिक रूट में 2 की, ये आपका इरेशनल है। सर ये क्यूबिक रूट में 3 की, ये भी आपका इरेशनल है। क्यूबिक रूट 4 में सर ये भी मेरा क्या है, इरेशनल है। ये सारे नंबर बारी बारी से आपके कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, इरेशनल नंबर की सीरीज में। 5 का क्यूबिक रूट, 6 का क्यूबिक रूट, 7 का क्यूबिक रूट, लेकिन जो 8 का क्यूबिक रूट होगा बच्चों उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2 आएगी। इसलिए ये नंबर आपका रेशनल होगा। बाकी इसके बीच के जितने भी नंबर होंगे मेरे बच्चों वो कौन सी कैटेगरी के नंबर होंगे, इरेशनल नंबर कैटेगरी के नंबर होंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कौन से नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। जो इसकी सेकेंड डिफिनीशन बनती है इरेशनल नंबर की, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो जो दूसरे पॉइंट की डिफिनीशन हम लोग बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए कि कौन से नंबर इरेशनल नंबर में गिने जाते हैं, तो आपका आंसर होगा सर जो नंबर हम लोग बार फॉर्म में नहीं लिख सकते, द नंबर मीन्स which cannot be written बच्चों in the बार फॉर्म, जिन नंबर को आप बार फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इट मीन्स अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बच्चों 2.1 2 3 4 5 6 एंड सो ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी, तो आप क्या इसको बार फॉर्म में लिखवाओगे, तो आपका आंसर होगा सर हम नहीं लिख सकते। बार फॉर्म में उस नंबर्स को लिखते हैं जिनका एक प्रॉपर नंबर का सीक्वेंसली रिपीटेशन होता है। यहाँ पे पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। इट मीन्स हम इसको कभी बार फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो बच्चों ये नंबर आपका कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे मैंने लिखा 12 पॉइंट, मान लीजिए 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 एंड सो
ये भी नंबर आपका कैसा होगा बच्चों, इरेशनल नंबर होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 एक नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा। हर टर्म्स पर, हर टर्मिनोलॉजी पर नंबर का रिपीटेशन क्या हो रहा है बच्चों, बदल रहा है। जैसे हमने लिखा 17.521, 522, 523, 524, 525 मीन्स आपको कोई भी यहाँ पर जब नंबर लिखना है तो ये ध्यान रखना है कि नंबर का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रैंडम वे पे कुछ भी नंबर लिख लेना है जिसका कोई भी प्रॉपर सीक्वेंस ना होगा। दुनिया का जो भी ऐसा नंबर होगा उसको आप कभी भी बार फॉर्म में नहीं लिख पाओगे और 100% डेफिनेटली बच्चों वो किस कैटेगरी का नंबर होगा, इरेशनल नंबर की कैटेगरी का नंबर होगा। तो ये जो नंबर्स होते हैं वो बच्चों हमारे इरेशनल नंबर्स में काउंट किए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इनको आप कभी भी, जो पिछले मेथड मेरे द्वारा रिकरिंग डेसिमल में PQ फॉर्म में लिखना सिखाया गया है, इन नंबर्स को आप कभी भी P/Q फॉर्म में आपके द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। इसके बाद इरेशनल नंबर की डिफिनीशन के बाद जो भी हम लोगों ने बच्चों इरेशनल नंबर अब तक पढ़े हैं, उन इरेशनल नंबर्स को हम लोग पिछले दिनों आप लोगों ने पढ़ा होगा लोअर क्लासेज में 8th में ICSE बोर्ड में कि किस प्रकार से हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। वो चीज भी मेरे सिलेबस में 9th क्लास ICSE बोर्ड में रिपीटेड है। तो जो अगला टॉपिक होने वाला है मेरा बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हम लोग किस तरह से नंबर लाइन में रेशनल और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो मैं कुछ पहले रेशनल नंबर से लेता हूं। जैसे आपने कहा सर 1/2 को करना है, सर 3/4 को करना है। आपने कहा सर मैं जो है 8/5 को करना चाहता हूं। आपने कहा सर मैं 16/3 को करना चाहता हूं। आपने कहा सर मैं 17/2 को करना चाहता हूं। ये सारे आपको पता है, इसमें कुछ माइनस ले लीजिए। ठीक है, ये सब आपके कैसे नंबर है बच्चों, रेशनल नंबर्स हैं। इनको आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जब कभी भी मेरे हिसाब से आपको रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना हो, आपको करना क्या है मेरे बच्चों, आपको सिंपली क्या करना है बताओ मुझको, इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। इनको किस में कन्वर्ट कर लेना है, सारे नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में। जैसे ये आपका 0.5 होगा, ये आपका बच्चों 0.75 होगा, ये आपका बच्चों -1.6 होगा, ये आपका लगभग 5 आपका कितना जाएगा 3 के आसपास जाएगा, ये आपका कितना जाएगा माइनस का 8 पॉइंट कितना जाएगा 5 के आसपास जाएगा। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको एक बढ़िया सी क्या बनाना है, स्केल बनाना है। आपको पता है जहां पर ये 0 होगा ये -1 होगा, इधर इधर -2 होगा, इधर पे -3 होगा। जैसे ये हमारा -8 तक गया हुआ है, ये -4 होगा, ये बच्चों -5 होगा, ये -6 होगा, नीचे ये हमारा -7 होगा, ये इधर -8 होगा। इधर पे आप देख पाओगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा बच्चों, ये 4 होगा आपका, ये 5 होगा और ये आपका कितना होगा 6 होगा प्लस में। ठीक है, 0.5 रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत बेसिक सी बात है। बच्चों का आंसर होगा कि सर जो 0.5 होगा हमारा वो 100% 0 और 1 के बीच होगा, 0 और 1 के बीच होगा। मैं पूछूंगा कहाँ होगा, तो बच्चों का आंसर होगा सर एकदम सेंटर पर होगा। 0 और 1 का जो बीच होगा वही मेरा 0.5 होगा, डैम श्योर होगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक स्केल में देखते हैं तो पहला खाना 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4 पर 0.5 आएगा। ओके, ये आपकी जो वैल्यू होगी वो 0.5 को रिप्रेजेंट करेगी, जिसका मतलब बच्चों क्या होगा 1/2 होगा। ओके, जैसे 0.75 आपको अगर रिप्रेजेंट करना है। अब आपको स्केल में पता है कि जो आपकी स्केल है वो डेसिमल के बाद एक डिजिट को बता पाती है, सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों किसको बता पाती है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट को। अगर आपको स्केल से
1.5 मेजर करना है, 0.5 मेजर करना है, 2.5 मेजर करना है, तो आप बेहतरीन तरीके से एग्जैक्ट बता पाओगे कि ये 2.5 है, ये 0.5 है, ये 1.5 है। लेकिन अगर 0.75 2 प्लेस डेसिमल तक अगर आपको बताना है तो आपके पास अभी तक मेजरिंग स्केल यहाँ मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि आप डेसिमल के 2 डिजिट तक बता पाओ। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि आपको ये चीज समझना है कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए मेरी बात ध्यान से समझिए। आप कहोगे कि सर यहाँ 0.5 आया तो यहाँ पर सर 0.6 होगा, यहाँ पर 0.7 होगा, यहाँ पर 0.8 होगा, यहाँ पर 0.9 होगा कि नहीं होगा? बताओ। ये 0.6 का होगा, ये बच्चों 0.7 का होगा, ये 0.8 का होगा, ये आपका 0.9 का होगा और आगे 1 दिया हुआ है। आप कहोगे कि सर 0.75 होगा 100% 0.7 और 0.8 के बीच होगा। अगर मैं इसको और थोड़ा मैग्नीफाई करूं इसी चीज को तो आपका आंसर होगा कि सर 0.7 और 0.8 के बीच मेरा क्या आएगा बच्चों? 0.75 आएगा। आप इसको मैग्नीफाई करके दिखा सकते हैं। तो अब इसके बीच फिर से जैसे यहां पर हर दो के बीच बच्चों कितने डिवीजन होते हैं? 10 स्मॉल डिवीजन होते हैं। वैसे यहां पर भी 2 के बीच कितने स्मॉल डिवीजन होंगे? 10 स्मॉल डिवीजन होंगे। मींस जो 0.7 और 0.8 हुआ होगा, तो अगर आप इसके आगे डेसिमल के आगे यहाँ एक 0 चिपका दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद चाहे 0 जितने लिख दो। देखिए 0.70 हुआ, उसके बाद क्या आया होगा? 0.71। उसके बाद बच्चों क्या आया होगा? 0.72। उसके बाद क्या आया होगा? 0.73। इसके बाद क्या आया होगा? 0.74। उसके बाद क्या आया होगा? 0.75। उसके बाद क्या आया होगा? 0.76। उसके बाद क्या आया होगा? 0.77। उसके बाद 0.78। उसके बाद 0.79। उसके बाद 0.80। देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या है कोई दूर? अच्छा 70 से, हाँ ठीक है, ऑल इज वेल, राइट। चलिए यहाँ पे कहीं जो 0.75 होगा आप देख पा रहे होंगे कि 0.70 0.80 के कहां पर जा रहा है? ये लगभग बीच में जा रहा है और यही आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? 3/4 रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से आपको नंबर लाइंस पर इन नंबर्स को क्या करना है? जब अप टू 2 प्लेस आप डेसिमल आएगा तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। जैसे -1.6 है तो बच्चों का क्वेश्चन होगा सर निगेटिव साइड होगा, ये यहाँ पे -1.5 आएगा और इसके जस्ट यहाँ पर एक बार ये कितना होगा बच्चों? -1.6 होगा, जिसकी वैल्यू आपकी कितना आएगी? -8/5 होगी। 5.3 आप देख पा रहे हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यहाँ 5 होगा, यहाँ पर लगभग 5.5 होगा, ये 5.1 होगा, 5.2 होगा, 5.3 होगा, 5.4 हो गया। तो जो ये खाना होगा आपका बच्चों वो 5.3 दैट इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट करेगा? 16/3 रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद -8.5 अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये देखिए -8 है, इधर भी आपको और जाना पड़ेगा, इधर -9 होगा बच्चों। तो यहाँ पर कहीं -8 और -9 के बीच यहाँ कहीं पर होगा -8.5 और जिसका मतलब सिंपली क्या होगा? माइनस का 17 बाई क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जितने भी रेशनल नंबर्स हो उनको एक नंबर लाइन में सो सिंपली क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है बेहतरीन तरीके से। जहां कहीं भी कुछ नहीं समझ में आती बात आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका 100% मैं डेफिनेटली बिल्कुल बाकायदे बोर्ड पर बताकर उस चीज को फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको एक बार में चीजें बोलने पे न समझ में आए, आप उस वीडियो की जो स्पीड है उसको धीमा कर लीजिए, 2 बार 3 बार मेरी कही गई बात को सुनिए, डेफिनेटली डैम से हो चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि अलग अलग बुद्धि के अलग अलग आईक्यू के बच्चे पढ़ते हैं, किसी को वही चीजें, क्योंकि पिछला जो आपका क्लास रहा है 8th क्लास, वो आपने कितना बेहतर तरीके से पढ़ा होगा, वो इस चीज को यहाँ पर शो ऑफ करेगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये चीजें एक बार में समझ में आ जाएंगी। हो सकता है आपने लापरवाही की है तो आप 9th क्लास में बेस्ट करें मेरे साथ और जो ना समझ में आए उस चीज को बताएं। चलिए इसके बाद रेशनल नंबर हम लोगों ने देखा अभी कि किस प्रकार से हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होता है बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा 8th क्लास का रिपीटेशन था जो हम लोगों ने देखा, 9th क्लास में भी था हमारे, उसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की। अब हम लोगों के द्वारा बच्चों इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम लोगों के द्वारा सीखा जाएगा। किसका सीखा जाएगा? इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन
सीखा जाएगा। तो बच्चों इरेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन को सीखने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर जानने की जरूरत है तो उस चीज को मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। चलिए किस तरह से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों हम लोगों को इरेशनल नंबर पर कोई भी नंबर इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में यहाँ पे हर टर्म्स को क्लियर करेंगे। किसको क्लियर करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल को। राइट एंगल बच्चों ट्राइंगल के टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे बच्चों? क्लियर करेंगे। चलिए अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करना चाहें तो आपका आंसर होगा सर कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल सर 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है बच्चों? 90 डिग्री का होता है। उसे हम लोगों के द्वारा राइट एंगल ट्राइंगल के नाम से डिफाइन किया जाता है। जिसमें 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो डेफिनेटली बच्चों क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। बाकी बची हुई दो साइडें होती हैं, एक बेस होती है, एक परपेंडिकुलर होती है। बच्चों अभी आपको यही लगता होगा कि जो ये पली लाइन है बेस कहलाती है, ये खड़ी लाइन आपकी क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। बट ऐसा डेफिनेटली ट्रू नहीं है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है। इस चीज का डिटर्मिनेशन हम लोग एंगल के माध्यम से करते हैं। 9th क्लास में ही आपके चैप्टर एक ट्रिग्नोमेट्री है जहां पर हम लोग इस चीज को क्लियर करेंगे कि कब कंडीशन में कौन परपेंडिकुलर होगा, कब कंडीशन में कौन बेस होगा। चलिए इसके बाद इन तीनों को जोड़ने वाला एक रिलेशन जिसको हम लोग बच्चों किस नाम से जानते हैं? पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम के नाम से, जिसका फार्मूला होता है सबको पता है कि सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बेस का स्क्वायर प्लस किसका होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। बच्चों इस चीज की हमको यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में नीड है। इस चीज की हमको क्या है? यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में इस चीज की हमें यहाँ पे नीड है। जैसे मैंने बताया कि आपका जो पहला इरेशनल नंबर की शुरुआत होती है बच्चों वो कहां से होती है? स्क्वायर रूट 2 से। फिर क्या होता है? स्क्वायर रूट 3 से। फिर आपका क्या होता है? स्क्वायर रूट 5 से। फिर आपका स्क्वायर रूट 6 से। फिर स्क्वायर रूट 7 से। फिर आपका स्क्वायर रूट 8 से। ऐसे 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 ये चलते जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं इन इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आप लोगों के सामने सिखाऊंगा। चलिए अगर मैं स्क्वायर रूट 2 की बात करूं, ठीक है, मैं अभी किस पर फोकस कर रहा हूं आप लोगों के लिए? स्क्वायर रूट 2 पर फोकस कर रहा हूं कि आपको किस तरह से नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। तो आपका कहना होगा कि सर स्क्वायर रूट 2 की अगर आप बात करें, हम राइट एंगल ट्राइंगल से इस चीज को थोड़ा जोड़ना चाहेंगे। अगर मेरी बात ध्यान से समझो कि अगर मैं आप लोगों के एक राइट एंगल ट्राइंगल में कह दूं कि बच्चों ये साइड आपकी एक यूनिट है, ये नीचे बेस, और इसको मैं कह दूं बच्चों एक यूनिट ये परपेंडिकुलर हो, तो आपसे मैं कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों अच्छा आप बताओ ये जो हाइपोटेनस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? तो आप कहोगे कि सर हाइपोटेनस का स्क्वायर हम तुरंत लगा देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो सर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 बच्चों कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, या हाइपोटेनस की वैल्यू कितना आ गई? स्क्वायर रूट 2 आ गई। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना बेहतर तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट 2 तक पहुंचे हैं विद द हेल्प ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। जब कंडीशन में बेस 1 होगा, परपेंडिकुलर 1 होगा, तो उस समय डेफिनेटली जो हाइपोटेनस होगा वो रूट 2 होगा। इसी चीज को बेस मानकर हम नंबर लाइन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए किस तरह से बढ़ेंगे? तो आपको करना क्या है? स्केल लेना है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिखता जाता हूं और समझाता जाता हूं। ठीक है, आपको एक स्केल लेना है, ठीक है, और उस स्केल से क्या करना है? आपको पहला स्टेप है उस पर मार्किंग ड्रा करना है बराबर गैपिंग की। आप कहोगे कि सर ये 0 होगा, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर होगा। आपको फर्स्ट स्टेप में क्या लेना है कि फर्स्ट स्टेप में टेक ए स्केल, ड्रा द इक्वल गैप मार्किंग। ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने 1 2 3 लिया है तो इन सबके बीच में 1 सेंटीमीटर का बीच में गैप है। उसके बाद आपको क्या करना है? सेकेंड स्टेप में बच्चों आपको देख पा रहे होंगे कि नीचे रूट 2 बनाने के लिए जो बेस है पहली लाइन है
हमने कितना से यूनिट माना है, 1 यूनिट माना है। तो आप देख पा रहे होगे कि ये जो लेंथ होगी यहां से यहां तक की, आप कहोगे कि सर ये 1 यूनिट होगी, 1 सेंटीमीटर होगी, 1 मिलीमीटर होगी, कुछ भी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली ये 1 होगी। कितना होगी? 1 होगी, राइट। तो आपको करना क्या है कि इसी 1 को अगर मैं इसको मान लो बच्चों O कहूं, इसको मान लो A कहूं, ठीक है। तो आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि OA जिसको आपने कितना माना है, 1 यूनिट माना है, और 1 यूनिट वो डेफिनेटली है भी। तो एट पॉइंट बच्चों A पर ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो ये 1 यूनिट है इस पर यहाँ पर कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। यही राइट एंगल ट्राइंगल की डिफिनीशन होती है। तो आपको नंबर लाइन पर यहाँ पर एक विद द हेल्प ऑफ द कंपास, ये आपको पता होगा, ये ऐसे हम लोग लेते हैं इक्वल का, ये 60 होता है, ये 120 होता है, यहाँ से ऐसे करके हम लोग बच्चों कितने का एंगल बना देंगे, 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। कितने डिग्री का बना देंगे? 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। फिर आप देख पा रहे होंगे कि सर ये जो मेरा परपेंडिकुलर है उसकी भी लेंथ हमें कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है। तो आपको स्केल से विद द हेल्प ऑफ द कंपास 1 यूनिट को फिक्स करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको स्केल की नोक रखना है, और यहाँ पर पेंसिल से ये आर्क मार देना है। क्या मार देना है? 1 यूनिट का आर्क मार देना है। और फिर तो मैं थर्ड स्टेप लिखना चाहूं, एट फ्रॉम द पॉइंट A make a arc, इसको मैं AP कह देता हूं, AP ऑफ लेंथ 1 यूनिट। 1 यूनिट का हम लोग बच्चों क्या मार देंगे, आर्क मार देंगे। फिर उसके बाद हमको क्या करने की जरूरत है, चौथे स्टेप में O को P से ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन पॉइंट O एंड पॉइंट P, दैट इज OP। और जो आपका OP होगा वो डेफिनेटली आपका बताओ कितना आएगा बच्चों, √2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये जो हाइपोटेनस बना था वो आपका कितना निकला था, √2 निकला था, राइट। अब अच्छा बताओ, हमको OP तो चाहिए नहीं था, हमको तो नंबर लाइन पे √2 को क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। मीन्स जो ये √2 वैल्यू आई है, ये जो आपको देख पा रहे हो √2 आया है, आप कहोगे कि सर मैं इस वैल्यू को जितना भी ये होगी हमको यहाँ नंबर लाइन पे ड्रा करना है। इस नंबर लाइन पर हमको इसको बताओ क्या करना है, ड्रा करना है जो आपने खींचा है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे कंपास रखना है एट पॉइंट O पर, और ये P पर पेंसिल रखना है। P पर क्या रखना है बच्चों, यहाँ पर आपको कंपास की नोक रखना है, यहाँ पर पेंसिल की नोक रखना है, और इसको O को सेंटर मानकर P से एक आर्क मार देना है, इस तरह से जैसे आप सर्कल खींचते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिए, ये आपका O दिख रहा है, ये आपका P दिख रहा है, जिसकी लेंथ आपकी कितना है बच्चों, √2 है। तो आपको इस O पर कंपास रखना है सेंटर मानते हुए, और ये मीन्स OP रेडियस कंसीडर करना है, और इस तरह से एक छोटा सा क्या मार देना है, आर्क मार देना है, जो कि ये आर्क ऐसा होना चाहिए कि इस नंबर लाइन को कहीं यहाँ पर क्या करे, टच करे। तो आपको पता है कि जितनी OP लेंथ होगी ये भी हमारा एक तरह से क्या बनेगा, OP ही बनेगा, क्योंकि ये एक प्रकार से सर्कल टाइप बनेगा जिसकी ये दोनों क्या होंगी, रेडियस होंगी। तो जितनी ये डिस्टेंस थी √2, ये OP भी उतनी ही डिस्टेंस कितना आ जाएगी बच्चों, √2 आ जाएगी। और इसी की वैल्यू आपकी लगभग कितनी होगी, अगर आप स्केल से मेजर करोगे तो कितना आएगी, 1.4 होगी, जो कि हमारा √2 का नंबर लाइन पर क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। इट मीन्स मैं आपको ये कह रहा हूं कि 5th पॉइंट पर फ्रॉम पॉइंट O पॉइंट से, ठीक है, मेक एन आर्क ऑफ लेंथ OP इज इक्वल टू जितना भी है, जैसे यहाँ पे हमें कितना दिख रहा है, √2 विच कट द नंबर लाइन
विच कट द बच्चों नंबर लाइन, जो नंबर लाइन को कहां पर कट कर रहा है, मान लो यहां पर कट किया तो इसको हम लोग क्या बना देंगे, OQ बना देंगे। विच कट द नंबर लाइन एट Q एंड OQ इज इक्वल टू कितना निकलेगा बच्चों, √2। यही आपका नंबर लाइन पर क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। जितनी ये वैल्यू होगी ये आपकी यहां से लगा के यहां तक, यही आपको क्या होगा, √2 का रिप्रेजेंटेशन होगा। ये आपका क्या होगा, √2 का बच्चों रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको एक बार फिर से चीजों को बैक करके देखना है। जितना आपके मन में क्वेश्चन हो सकते हैं, जो स्टेप हो सकते हैं, उनको मैंने बारी बारी से बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने लिखने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये आपका √2 का नंबर लाइन पर क्या हो जाएगा बच्चों, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों से एग्जाम में √3 का रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है कि आप √3 को नंबर लाइन पे किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका तरीका हम लोग फिर एक वही जो तरीका है हम लोगों के पास कि हम लोग सोचेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल पे कि हम लोग क्या क्या साइड ले लें कि हमारा हाइपोटेनस क्या आ जाए बच्चों, √3 आ जाएगा। तो आपको मैं ध्यान से बता दूं कि √3 तभी आपका हाइपोटेनस आ पाएगा जब आपका जो ये बेस होगा बच्चों वो √2 जाएगा और जो आपका परपेंडिकुलर होगा बच्चों वो 1 आएगा। जो आपका ये बेस √2 जाएगा और परपेंडिकुलर आपका कितना जाएगा, 1 जाएगा। तब आपका 100% देखिएगा हाइपोटेनस कितना आएगा, जो आपका आएगा ये आपका कितना आएगा, √3 आएगा। नहीं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस कितना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस आपका √2 है तो √2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 है तो 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ना पता हो, तो अभी हम लोग इरेशनल नंबर के चैप्टर में इनका मल्टीप्लीकेशन 2 इरेशनल नंबर का सीखेंगे। तो √2 इंटू √2 बच्चों ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर √4 हो जाएगा, जिसका सिंपल सा मतलब कितना होता है, 2 होता है। ये 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हाइपोटेनस की स्क्वायर 3 हो जाएगा, जिसमें हाइपोटेनस की वैल्यू कितना हो जाएगी, √3 हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपको √3 का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन आता है तो सबसे पहले आपको √2 बनाना पड़ेगा और फिर जहां पर √2 होगा वहां पर आपको 90 डिग्री का एक एंगल बनाना पड़ेगा और उस पे 1 यूनिट का आर्क मारना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने देखा कि √2 हमारा यहाँ पर आ रहा था, ये यहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक OQ था √2। अब इस पॉइंट Q पर आपको फिर से अगेन क्या करना है, एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है और उस 90 डिग्री के एंगल पर आपको कितना यूनिट मारना है, 1 यूनिट का आर्क फिर इसमें मार देना है बच्चों, 1 यूनिट का। और अब इसके बाद अगर इसको आपने यल कहा है तो O को यल से जब मिला दोगे तो ये OQ √2 हो गया, QL आपने 1 यूनिट का मारा है, तो जो आपका OL होगा बच्चों वो आपका कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे O पे कंपास रखते हुए एक पेंसिल से उसी तरह से अगेन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप पेंसिल से क्या कर देंगे, एक छोटा सा आर्क मार देंगे। तो जो ये यहाँ से यहाँ तक था, अगर आपने इसको मान लो L' कहा तो जो आपका OL' होगा उसकी वैल्यू भी बच्चों कितना आसपास आएगी, √3 आएगी। और आप उसको मेजर भी करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 1.7 आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोग √3 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे क्या कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर √3 बनाना है बिना √2 रिप्रेजेंट किए हुए कोई ऐसा तरीका नहीं है जहां से हम लोग √3 को नंबर लाइन पर क्या कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं √5 की बात करूं, ये हमारे लिए सिंपल है कि अगर √5 हमको बच्चों बनाना है तो उसके लिए आपको करना क्या है कि एक यूनिट आपको 2 ले लेना है, एक आपको 1 ले लेना है। ठीक है, तो उस समय जो हाइपोटेनस आएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों उसकी वैल्यू कितना आएगी, डेफिनेटली √5 आएगी। आप ऐसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर मैं ऐसा कर सकता हूं, इसी नंबर लाइन पे मैं इसको 1 ले सकता हूं, इसको 2 ले सकता हूं। तो डेफिनेटली बच्चे तुम ले सकते हो, तब उस केस में भी हाइपोटेनस आपका कितना आएगा, √5 आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसका बनाना है तो
पिछला बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका स्टेप होगा कि पहले मैं एक नंबर लाइन लूंगा बच्चों, यहाँ पर 0 1 2, और इसके बाद क्या करूंगा कि जो ये 2 यूनिट का है इस लेंथ लूंगा, ये 2 यूनिट की बच्चों में लेंथ लूंगा, और इस 2 पर जहां पर ये है 2 यूनिट वहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बना दूंगा, और उस पर कितना आर्क मार दूंगा, 1 यूनिट का आर्क मार दूंगा, और जो ये आर्क जहां मिला उसको यहां से क्या कर दूंगा बच्चों, मिला दूंगा। ये वैल्यू मेरी कितनी होगी बताओ, √5 होगी। लेकिन मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर कंपास की नोक रखते हुए इस पेंसिल से यहाँ पर मैं एक आर्क मारूंगा, ये जहां कहीं पर भी मिलेगा, अगर मैं इसको OX कह दूं तो ये 100% मुझको किसको रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देगा, √5 को, जिसकी वैल्यू क्या होगी, OX = √5 हो जाएगी। ये चीज आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप जो √2, √3, √5 है उनका रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से बेहतरीन तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपके द्वारा किया जाना है। यही आपके पेपर में √2, √3, √5 बार बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, और इन्हीं का बार बार आपको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। पूरी चेन एक तरफ से जुड़ी हुई है, जैसे कि आप लोगों को पता है √5 आ गए, अगर आपको √6 कहा जाए तो अब √6 को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हमको √5 और 1 का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा, √5 और 1 का, तब जाके हमारा क्या बन पाएगा, √6 बन पाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 + 1 कितना आएगा, 6 आएगा। तो अगर √6 कह दे तो पहले √5 बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर √3 के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, √2 बनाना पड़ेगा। तो √6 के लिए यहाँ से आप √5 यहाँ तक ही बना रहेगा, इस पर फिर एक 90 डिग्री का आप एंगल बना देंगे, और इस पे 1 यूनिट का आर्क मार देंगे, और इसको यहाँ से क्या कर देंगे, ये ज्वाइन कर देंगे। तो जो ये लाइन होगी बच्चों √6 को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे कंपास रखकर ये पेंसिल का कंपास फैला करके, और यहाँ से आप एक क्या मार देंगे, आर्क मार देंगे। ये जहां कहीं पर भी यहाँ मिल जाएगा, जो इतनी डिस्टेंस होगी आपकी यहाँ से लगाकर यहाँ तक की, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, √6 को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह से ये चैनल हमारा आगे √6, √7, √8 के लिए प्रॉपर वे पे क्या जाता है, हमारा चलता जाता है। और इस प्रकार से हम लोग नंबर लाइंस पर नंबर का क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यह चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जो भी चीजें समझ में अगर नहीं आती तो वीडियो को 1 बार 2 बार पुश करना है, और मुझे कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही। मेरी पूरी कोशिश है कि आपका कोई भी पॉइंट, कोई भी डाउट बिल्कुल भी क्लियर ना हो, लेकिन वीडियो आपको बिना स्किप किए हुए देखना है। रैंडम वे पे दौड़ा कर अगर आपने देखा तो आपको कुछ भी यहाँ से समझ में आने वाला नहीं है। साथ में मुझे ये भी बताना है कि आप कहाँ से, किस जगह से ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, जिससे मैं ये समझ पाऊं कि जेन्युइनली मेरे ये वीडियोज, मेरे ये लेक्चर कहाँ तक पहुंच रहे हैं। साथ में मेरी आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये चैनल नया है, मेरे द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, तो आप लोग अपने दोस्त, कलीग, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, फ्रेंड सबको इस चैनल के बारे में बताएं। और जो भी 6 to 10th क्लास एनी बोर्ड का बच्चा है उसके लिए ये चैनल बहुत ही बेनिफिशियल है, उसके लिए, उसके छोटे बड़े भाइयों के लिए चैनल। क्योंकि पहले मेरी कोशिश है 8th, 9th, 10th का जो भी सिलेबस है बारी बारी से धीरे धीरे मैं सब कुछ खत्म कर दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, जिसके लिए आप लोग कोचिंगों में जगह जगह पर दौड़ते हैं, पैसे देते हैं, फिर भी आपको वो चीजें समझ पाना मुश्किल होता है। उसके बाद मैं 6th, 7th का भी उठाऊंगा, और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का है, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे एसएससी बोर्ड हो, उसका जो कंटेंट है उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। आप लोगों से बहुत बहुत थैंक यू।